अपने हैं लहरें। नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने ना भारत की नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा की जो यात्रा रही है, उससे जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं। और इनको देखने पर पता चलता है कि कैसे पिछले 10 सालों में भारत ने इस क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। कुछ वैश्विक लक्ष्यों को तो समय से काफी पहले ही हासिल कर लिया है। वाकई कमाल की कहानी है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की गहराइयों में उतरेंगे, है ना। हमारा मकसद है भारत की उपलब्धियों को समझना, सरकारी योजनाओं का क्या असर रहा, घरेलू उत्पादन कैसे बढ़ा और आगे की दिशा क्या है। देखना यह है कि इन दस्तावेजों के आधार पर भारत दुनिया के सौर ऊर्जा नक्शे पर एक बड़ी ताकत कैसे बन गया है। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये दस्तावेज भारत की हरित ऊर्जा क्रांति के बारे में क्या कुछ बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे आंकड़ों से जो वाकई ध्यान खींचते हैं। जी। स्रोत बताते हैं कि भारत हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। ज्यादा रहा। और जापान का? वो करीब 96,000 गीगावाट घंटे था। ये तो वाकई एक बड़ी छलांग है। और अगर हम आईरीना यानी अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के ताज़ा आंकड़े देखें 2025 वाले, तो भारत अब कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में दुनिया में चौथे स्थान पर है। चौथे पर? हाँ, और यही स्थिति पवन ऊर्जा में भी है, चौथा स्थान। और जैसा आपने कहा, सौर ऊर्जा में तीसरा। तो ये दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर भारत का कद कितना बड़ा है। और एक और महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में है, भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता अब करीब 485 गीगावाट है। हाँ। और इसमें से आधे से ज्यादा यानी 50.07% वो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आती है। बिल्कुल, इसमें नवीकरणीय और परमाणु दोनों शामिल हैं। और ये लक्ष्य तो COP26 वाला था ना, 2030 का। हाँ, वही ग्लासगो वाला लक्ष्य। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसे देखिए, समय सीमा से करीब 5 साल पहले ही पा लिया गया है। ये दिखाता है कि बदलाव की जो रफ्तार है वो उम्मीद से कहीं तेज रही है। सच में ये रफ्तार सोचने वाली है। एक दशक पहले की तस्वीर देखें तो सौर ऊर्जा भारत में गिनी चुनी जगहों पर ही थी। सही कहा। और आज जुलाई 2025 तक के आंकड़े बता रहे हैं कि देश की कुल स्थापित सौर क्षमता 119 गीगावाट को पार कर चुकी है। 119 गीगावाट। और ये भी देखिए कि ये कई अलग अलग तरीकों से हासिल हुआ है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो जाहिर है जमीन पर लगे बड़े सोलर फार्म्स का है, करीब 91 गीगावाट। अच्छा। फिर करीब 20 गीगावाट छतों पर लगे पैनल से आता है, जो रूफटॉप सोलर कहलाता है। हाँ, रूफटॉप। और इसके अलावा हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स भी हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम भी हैं। तो ये दिखाता है कि भारत सिर्फ बड़े प्लांट्स पर ही नहीं बल्कि हर स्तर पर सौर ऊर्जा को अपना रहा है। स्रोतों में एक जगह 4000% वृद्धि का भी जिक्र है। अब ये साफ नहीं कि शुरुआती बिंदु क्या था, पर आंकड़ा अपने आप में विकास की तूफानी गति का अंदाजा देता है। बिल्कुल। और इस तेज वृद्धि में देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति का भी बड़ा हाथ है। धूप वाला मामला। हाँ, देश का बड़ा हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, जहां साल भर अच्छी धूप मिलती है। अनुमान है कि भारत में सौर ऊर्जा की कुल क्षमता करीब 750 गीगावाट है। ओह, तो अभी तो बहुत गुंजाइश है। बहुत ज्यादा, मौजूदा स्थापित क्षमता से कहीं ज्यादा। और राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र जैसे राज्य इसमें आगे हैं। और जमीनी स्तर पर बदलाव का एक बढ़िया उदाहरण मिलता है जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव से। दस्तावेज बताते हैं कि ये भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। इसका ठीक मतलब क्या हुआ? कार्बन न्यूट्रल पंचायत मतलब वो गांव अपनी ऊर्जा की सारी जरूरतें साफ स्रोतों से, जैसे सौर ऊर्जा से पूरी कर रहा है। अच्छा। और पर्यावरण में कोई अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ रहा। तो पल्ली गांव पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चलता है। ये दिखाता है कि कैसे ये तकनीक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचकर आत्मनिर्भरता ला सकती है। यहाँ एक और पहलू है जो ध्यान खींचता है, वो है घरेलू उत्पादन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि सिर्फ एक साल में मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच भारत में सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता लगभग डबल हो गई। दोगुनी, 38 गीगावाट से बढ़कर 74 गीगावाट। जी। और सिर्फ मॉड्यूल ही नहीं, सोलर सेल जो मॉड्यूल का दिल होते हैं, सीधे रोशनी को बिजली में बदलते हैं, उनकी उत्पादन क्षमता भी इसी दौरान 9 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई। ये तो कमाल है। हाँ, और एक और रणनीतिक कदम ये है कि भारत ने अपनी पहली इनगॉट वेफर बनाने की फैक्ट्री भी शुरू कर दी है। इनगॉट वेफर? ये क्या चीज है? ये समझिए कि सोलर सेल बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल है,
सिलिकॉन की ईंटें और फिर उनकी पतली परतें। तो इससे क्या है कि भारत अब सौर ऊर्जा की पूरी सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बन रहा है एक तरह से। अगर हम 2014 से तुलना करें तब तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। सेल बनाने की क्षमता करीब 21 गुना और मॉड्यूल बनाने की क्षमता 34 गुना बढ़ी है। क्या स्रोत बताते हैं कि इस उछाल के पीछे क्या कारण रहे, मतलब ये हुआ कैसे? हाँ, इन दस्तावेजों के अनुसार इसके पीछे सरकार की सोची समझी नीतियां हैं। कई सरकारी योजनाओं में जैसे रूफटॉप सोलर है या किसानों वाली पीएम कुसुम योजना है, उसमें ये अनिवार्य कर दिया कि भारत में बने सेल और मॉड्यूल ही इस्तेमाल होंगे। अच्छा, जैसे DCR कहते हैं, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। बिल्कुल वही। और साथ ही अप्रैल 2022 में बाहर से आने वाले सोलर सेल और मॉड्यूल पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी BCD लगा दी। यानी आयात महंगा कर दिया। हाँ, तो बाहर से आने वाले पैनल महंगे हो गए। इससे अपने देश के निर्माताओं को प्रोत्साहन मिला और आयात पर निर्भरता कम हुई। ये मेक इन इंडिया को सीधा बढ़ावा है। तो चलिए अब जरा कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं को समझते हैं जिन्होंने इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसकी आजकल काफी चर्चा है। जी, ये एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। लक्ष्य है देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना। 1 करोड़ घर? हाँ, और सरकार इसके लिए अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है। 3 किलोवाट तक का सिस्टम लगाते हैं तो 78,000 रुपए तक की सब्सिडी है। मकसद ये है कि परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिले। और अगर कोई लोन लेकर लगाए तो? स्रोत ये भी बताते हैं कि अगर कोई लोन लेकर भी ये सिस्टम लगाता है तो भी बिजली बिल में सालाना करीब 15,000 रुपए की बचत हो सकती है। ये सीधे तौर पर आम लोगों को फायदा पहुंचाने वाली योजना है। ये तो हुआ शहरी और ग्रामीण घरों के लिए। किसानों के लिए भी एक खास योजना का जिक्र है, PM कुसुम। हाँ, PM कुसुम योजना का फोकस किसानों पर है। इसका एक बड़ा मकसद है सिंचाई के लिए जो डीजल पंप चलते ना, उन पर निर्भरता खत्म करना। अच्छा, वो महंगे भी पड़ते हैं और प्रदूषण भी करते हैं। बिल्कुल। तो किसानों को नए सोलर पंप लगाने या पुराने डीजल पंपों को सोलर से बदलने के लिए 30% से 50% तक सब्सिडी मिलती है। इससे उनका खर्च कम होता है और जैसा आपने कहा, प्रदूषण भी घटता है। क्या किसान इससे कुछ कमाई भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। योजना का एक और हिस्सा ये है कि किसान अपनी खाली या बंजर जमीन पर छोटे सौर ऊर्जा प्लांट लगा सकते हैं, करीब 2 मेगावाट तक, और उससे बनी बिजली ग्रिड को बेच सकते हैं। ये तो बढ़िया है, अतिरिक्त आय का स्रोत। हाँ, तो ये योजना किसानों की ऊर्जा सुरक्षा और आय बढ़ाने के साथ साथ भारत के जो बड़े जलवायु लक्ष्य हैं, उनमें भी योगदान दे रही है। और बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए सोलर पार्क योजना भी है। जी, इसके तहत सरकार बहुत बड़े-बड़े सोलर पार्क बनाने के लिए जमीन और बाकी जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तैयार करने में मदद करती है। लक्ष्य है मार्च 2026 तक 40 गीगावाट क्षमता के पार्क स्थापित करना। 40 गीगावाट? हाँ, और दस्तावेज बताते हैं कि 13 राज्यों में 50 से ज्यादा पार्कों को मंजूरी मिल चुकी है, जिनकी कुल क्षमता करीब 39 गीगावाट है। मतलब लक्ष्य के काफी करीब। बिल्कुल। और इनमें से कई पार्कों में बिजली उत्पादन शुरू भी हो गया है। ये पार्क कम लागत पर बड़ी मात्रा में साफ बिजली पैदा करने में मदद करते हैं। एक और योजना जिसका जिक्र है वो है PM जनमन। ये किन लोगों पर केंद्रित है? PM जनमन योजना खास तौर पर देश के सबसे पिछड़े और कमजोर जनजातीय समूहों, जिन्हें PVTGs कहते हैं, उनके लिए है। इसके तहत एक नई सौर ऊर्जा योजना शुरू की गई है, जिसका बजट 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और इसका लक्ष्य है 18 राज्यों में ऐसे 1 लाख आदिवासी घरों तक बिजली पहुंचाना, जहां अब तक बिजली नहीं है, और ये काम सौर ऊर्जा के जरिए किया जाएगा। तो ये समावेशी विकास और अंतिम छोर तक ऊर्जा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन योजनाओं के अलावा कुछ नई और अनोखी पहलें भी दिख रही हैं, जैसे पानी पर तैरते सोलर पार्क। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये एशिया के सबसे बड़े पार्कों में से एक होगा। 600 मेगावाट पानी पे? हाँ, इसका फायदा यह है कि इसमें कीमती जमीन का इस्तेमाल नहीं होता, जो खेती या दूसरे कामों के लिए बच जाती है। और शायद पानी से कुछ ठंडक भी मिलती होगी पैनल को। बिल्कुल सही। पानी की सतह पर होने से पैनल ठंडे रहते हैं, जिससे उनकी बिजली बनाने की क्षमता थोड़ी बेहतर हो सकती है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, और एक और दिलचस्प शब्द सुनने को मिला, एग्रीवोल्टाइक्स। इसका क्या मतलब है? एग्रीवोल्टाइक्स, इसका मतलब है खेती और सौर ऊर्जा उत्पादन एक साथ, एक ही जमीन पर। एक ही जमीन पर कैसे? इसमें क्या करते हैं कि सोलर पैनलों को जमीन से कुछ ऊंचाई पर लगाते हैं, ताकि उनके नीचे फसलें उगाई जा सकें। तो जमीन का दोहरा फायदा मिलता है, ऊपर बिजली बन रही है, नीचे खेती हो रही है। अरे वाह! ये किसानों की आय बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां जमीन कम है। दिल्ली और जोधपुर में इसके सफल प्रयोगों का जिक्र भी मिलता है स्रोतों में।
तो ये साफ है कि भारत अपने देश में तो तेजी से काम कर ही रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या ISA। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हाँ, ISA के बारे में सुना है। इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। आज ये 100 से ज्यादा देशों का संगठन बन चुका है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य है सौर ऊर्जा को दुनिया भर में सस्ता और सुलभ बनाना, खासकर विकासशील देशों के लिए। ISA ने 2030 तक सौर ऊर्जा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। $1 ट्रिलियन? जी। और एक और बड़ी सोच है, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। ये क्या है? जी, वैसोवग ये भारत द्वारा पेश किया गया एक बहुत बड़ा विजन है। इसका आधार ये विचार है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता, मतलब दुनिया के किसी न किसी हिस्से में हमेशा दिन रहता है। हाँ, ये तो है। तो क्यों ना एक ऐसा ग्लोबल बिजली ग्रिड बनाया जाए जो अलग-अलग देशों के सौर ऊर्जा संसाधनों को आपस में जोड़ दे। मतलब जहाँ धूप है वहां से बिजली लेकर जहाँ रात है वहां भेजी जा सके। बिल्कुल, इससे 24 घंटे 7 दिन साफ ऊर्जा की सप्लाई मुमकिन हो सकती है। ये एक जटिल परिकल्पना है, लेकिन ISA के तहत इस पर काम चल रहा है। ये भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा और सहयोग का एक नया अध्याय लिख सकता है। हमने सौर ऊर्जा पर तो काफी विस्तार से बात की, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा में तो और भी स्रोत आते हैं। दस्तावेज भारत के पूरे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के बारे में क्या बताते हैं? हाँ, सौर ऊर्जा भले ही सबसे तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन भारत का रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो काफी फैला हुआ है, विविध है। जैसा हमने पहले देखा, कुल गैर जीवाश्म क्षमता यानी रिन्यूएबल और न्यूक्लियर मिलाकर 242.8 गीगावाट है। इसमें से करीब 234 गीगावाट शुद्ध नवीकरणीय स्रोतों से है। 234 गीगावाट? हाँ, और अगर हम सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता देखें तो ये 2014 में करीब 76 गीगावाट थी और जून 2025 तक बढ़कर 234 गीगावाट हो गई। यानी 10 साल में लगभग 3 गुना वृद्धि। बिल्कुल, और पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में तो रिकॉर्ड 29.5 गीगावाट नई क्षमता जोड़ी गई। ये एक साल का आंकड़ा है। जबरदस्त। पवन ऊर्जा में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है, 51 गीगावाट से ज्यादा स्थापित क्षमता के साथ। और खास बात यह है कि भारत में हर साल लगभग 18 गीगावाट क्षमता के विंड टरबाइन बनाने की घरेलू क्षमता भी है। अच्छा, हम खुद बनाते भी हैं? हाँ, और समुद्र में पवन चक्कियां लगाने के लिए भी 2015 से एक राष्ट्रीय नीति लागू है जिसे ऑफशोर विंड कहते हैं। इसके अलावा बायो एनर्जी जैसे कचरे या पराली से बिजली बनाना, उसकी क्षमता करीब 11.6 गीगावाट है। इसे बढ़ावा देने के लिए भी राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है। और वो इथेनॉल वाला मामला, पेट्रोल में मिलाने वाला? हाँ, इथेनॉल मिश्रण, उसमें भी भारत तेजी से आगे बढ़ा है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 2025-26 तक 20% रखा गया है और फरवरी 2025 तक ही ये 18% के करीब पहुंच गया था। लक्ष्य के बहुत पास। बिल्कुल, इससे गन्ना किसानों को फायदा होता है और तेल आयात पर निर्भरता भी कम होती है। फिर छोटी पन बिजली परियोजनाएं हैं, उनकी स्थापित क्षमता भी 5 गीगावाट से ज्यादा है और बड़ी पन बिजली की भी काफी संभावनाएं हैं। तो कुल मिला के भारत कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। भविष्य की ऊर्जा तकनीकों में ग्रीन हाइड्रोजन का नाम आजकल बहुत सुनने में आता है। स्रोत इस बारे में क्या जानकारी देते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन, हाँ, इसे भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। हाँ, क्योंकि इसे बनाने में कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। इसे रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर या पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर बनाया जाता है। अच्छा, मतलब पानी से हाइड्रोजन। जी। और इसका उपयोग कहाँ हो सकता है? ये पेट्रोल डीजल की जगह ले सकता है? देखिए, इसका उपयोग उन उद्योगों में ज्यादा हो सकता है जहां सीधे बिजली का इस्तेमाल मुश्किल है, जैसे स्टील बनाना, भारी ट्रक या जहाज चलाना या फिर उर्वरक बनाना। ये ऊर्जा को स्टोर करने का भी एक तरीका हो सकता है। भारत की क्या योजना है इसे लेकर? भारत ने इसे लेकर एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। लक्ष्य है 2030 तक हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादन करना। 50 लाख टन? हाँ, और अनुमान है कि इससे 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा, 6 लाख नौकरियां पैदा होंगी और जीवाश्म ईंधन के आयात बिल में हर साल 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। यह तो बड़े आंकड़े हैं। जी, और कांडला, पारादीप जैसे बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की भी योजना है। तो हाल के दिनों में सरकार का फोकस किन चीजों पर रहा है और आगे की क्या प्राथमिकताएं दिख रही हैं इन स्रोतों के हिसाब से? हाल ही में सरकार ने 2030 तक
500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता के लक्ष्य को फिर से दोहराया है। एक सरकारी कंपनी है NLC इंडिया, उसकी रिन्यूएबल एनर्जी शाखा को और मजबूत करने का फैसला भी लिया गया है। और स्रोतों के अनुसार भविष्य के लिए 5 प्रमुख प्राथमिकताएं तय की गई हैं। क्या है वो? पहला, निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए बेहतर और लंबे समय के बिजली खरीद समझौते, जिन्हें PPA कहते हैं। दूसरा, ग्रिड को आधुनिक बनाना और बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देना, ताकि ये जो सौर और पवन ऊर्जा रुक कर आती है उसकी सप्लाई लगातार बनी रहे। हाँ, ये जरूरी है। तीसरा, मेक इन इंडिया पे जोर, यानी देश में ही उपकरण बनाना। चौथा, जमीन का बेहतर उपयोग, जैसे हमने बात की फ्लोटिंग सोलर और एग्रीवोल्टाइक्स। और पांचवां, स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए आसानी से लोन या फंड उपलब्ध कराना, मतलब फाइनेंसिंग आसान करना। और ये सब भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं जैसे पेरिस समझौते से कैसे जुड़ता है? देखिए, पेरिस समझौते के तहत भारत ने जो अपने लक्ष्य तय किए थे, जिन्हें NDCs कहते हैं, उनमें 2 मुख्य लक्ष्य थे। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करना और 2030 तक 50% बिजली गैर जीवाश्म स्रोतों से पाना। और 50% वाला तो हो गया। हाँ, जैसा हमने देखा, 50% वाला लक्ष्य तो समय से पहले ही हासिल हो गया है। तो ये दिखाता है कि भारत जलवायु परिवर्तन से लड़ने में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और साथ ही ये देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए और आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि भारत एक हरित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर, मतलब बहुत दृढ़ता से कदम बढ़ा रहा है। 100 गीगावाट सौर ऊर्जा और 50% गैर जीवाश्म बिजली क्षमता जैसे मील के पत्थर पार करने के बाद अब नजर 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के बड़े लक्ष्यों पर है। बिल्कुल सही कहा। PM सूर्य घर जैसी योजनाएं आम नागरिकों को इस बदलाव का हिस्सा बना रही हैं, उन्हें सीधे फायदा पहुंचा रही हैं। और 50% गैर जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य हासिल करना, ये भी एक बड़ा संदेश देता है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। ये पूरी यात्रा सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भरता, स्थिरता और नई तकनीकों को अपनाने की दिशा में एक बड़े रणनीतिक बदलाव की कहानी कहती है। वाकई इन स्रोतों को खंगालने के बाद भारत की ऊर्जा यात्रा काफी प्रेरणादायक लगती है। विकास की जरूरतें और पर्यावरण की रक्षा के बीच संतुलन बनाने का ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये यात्रा चुनौतियों से खाली नहीं है, ये भी ध्यान रखना होगा। इन स्रोतों के विश्लेषण से एक विचारणीय प्रश्न उभरता है, जिस पर आगे सोचना होगा। क्या? कि इतनी बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर और पवन, जो रुक कर मिलती है, उसे मौजूदा बिजली ग्रिड के साथ सफलतापूर्वक कैसे जोड़ा जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन की चुनौती। और दूसरा, इसका लाभ देश के हर नागरिक तक, हर कोने तक समान रूप से कैसे पहुंचेगा। इन तकनीकी और लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान खोजना, ये आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस पर आगे सोचना और विश्लेषण करना वाकई दिलचस्प रहेगा। सपने हैं लहरें, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। PSC JPSC BPSC का कठिन है सफर,